दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बड़े ही प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। विशेष रूप से उन्होंने निबंध और यात्रा वृत्तांत बहुत अधिक लिखे हैं। घुमक्कड़ शास्त्री के रूप में भी उनका एक उपनाम बड़ा प्रसिद्ध है। खूब यात्राएं की हैं और यात्राओं को बड़े विस्तृत रूप से उन्होंने लिखा है। तो ये यात्रा वृत्तांत का ही उनका एक अंश है, ल्हासा की ओर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, लेखक का संक्षिप्त परिचय लेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी पाठ का अर्थ भाव आपको स्पष्ट करते चलेंगे। उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के अलग से वीडियो बनाएंगे और इस पाठ की भी हम लगभग 10 से 12 मिनट के मध्य की वीडियो बनाते हैं। शेष अगर रह जाएगा तो वो अगली वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ल्हासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त एक परिचय पढ़ लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कई बार लेखक के जन्म और उनके नाम संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इतनी भाषाओं का जानकार व्यक्ति ही अनेक जगह पर जाकर के वहाँ की यात्रा कर सकता है, लोगों से बातचीत कर सकता है और वहाँ के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अन्य माहौल को जान करके यात्रा वृत्तांतों में लिपिबद्ध कर सकता है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा ये 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। साहित्य के अलावा अनेक दूसरे विषयों पर भी ज़बरदस्त पकड़ राहुल जी की रही है और बड़ी संख्या में उन्होंने पुस्तकें लिखी है, लगभग 150 पुस्तकें। निश्चित रूप से इतने जीवन काल में इतनी पुस्तकें लिखना एक बड़ी प्रतिभा का प्रमाण है। भाषाओं के साथ साथ ज्ञान भी उनमें प्रगाढ़ था और जिज्ञासा और चीज़ों को समझ करके उसे विश्लेषित करने की प्रखर, तीक्ष्ण, प्रवीण बुद्धि का प्रमाण है कि इतना बड़ा कार्य वो करके गए हैं। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अत्यंत
अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी कि क्या विशेष है, कहीं पर पहुंचना उद्देश्य नहीं यात्रा का, बल्कि चलते रहना ही उसका एक उद्देश्य है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो ये संक्षिप्त परिचय राहुल सांकृत्यायन का। अब हम छोटा सा परिचय इस पाठ का ले लेते हैं ल्हासा की ओर। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी कि यात्रा करने के लिए अपने आप को उन्होंने बदला एक, और भिखमंगा का रूप धारण किया। और भिखमंगा कहीं पर भी जा सकता है। छद्म वेश यानी कि जो स्वयं नहीं हो उससे कुछ बहरूपिया बनना, एक तरह से छल करना। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कैसा समाज था, क्या स्थितियाँ वहाँ पर लेखक के साथ हुई तो एक यात्री के साथ होती हैं, उन सब का जिक्र इस यात्रा वृत्तांत में है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसका वाचन करते हैं ल्हासा की ओर का, और जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ आपको इसको विश्लेषित करते रहेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, यानी कि जिसे छोड़ दिया गया था, चीनी किला ऐसा था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, यानी दोनों स्थितियाँ हैं, कष्ट भी है और सहजता भी है, आराम भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। ये एक विशिष्ट और अनोखी बात है कि वहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, और औरतें पुरुषों से या अन्य लोगों से पर्दा नहीं करती हैं। भारतीय परिवेश या उसकी सामाजिक संरचना की तुलना में बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, अन्यथा आप आराम से दूसरे घर जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक मतलब विश्वसनीय बात है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा, नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना कि मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी में, जिसको खोटी कहते हैं, टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। एक तरह से यहाँ पर वहाँ क्या पीने का पदार्थ है चाय, उसको किस तरह से तैयार करते हैं, उसका यहाँ पर हवाला लेखक दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि वहाँ एक सहजता है और एक डर नहीं है चोरी चकारी का भी, दूसरे लोगों से भी। तो वहाँ जाकर के आप खुद भी अपना काम कर सकते हैं, इतनी सहजता और विश्वास है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी कोई व्यक्ति कहाँ जाओगे, वो रास्ता एक तरह से नक्शा मांगने आया, उन्होंने दे दिया। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं,
एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी गए जब भिखमंगे के वेश में गए, आए तब एक सामान्य सहज यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़ी में ठहरे थे। यानी कि ये परिवर्तन वहाँ पर दिखाई दिया कि पहले सब रहने के लिए जगह दे देते थे, अब 5 साल बाद ये बदल गया कि रहने के लिए जगह नहीं देने लगे लोग। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी कि छड़ एक शराब नशे वाला जैसा पेय पदार्थ था जिसको पी कर के लोग मस्त रहा करते थे, किसी की बात में, किसी के दूसरे झगड़े में या उसके कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थाड़ला पार करना था। विद्यार्थियों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए उसको यहीं स्टॉप करते हैं। शेष पाठ का वाचन हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक की वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। या किसी विशेष टॉपिक पर आप अध्ययन कर रहे हो तो बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।